हेलो एवरीवन, पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज के अंदर आप सबका स्वागत है। आज 8 जुलाई है। आज हम 7 जुलाई के जो आर्टिकल हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, जैसे 2026 का पीटी का एग्जाम हुआ था, उसके बाद में सब लोगों ने ऐसे देखना शुरू किया, पीआईबी देखेंगे, हम डेली डिस्कशन करेंगे, ऐसे देखेंगे, ये नोट्स बनाएंगे, ऐसा करेंगे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मुझे पता था कि ये धीरे धीरे ये कम होते जाएंगे लोग। और वैसा ही हुआ, डे 1 डे 2 3 लिखते लिखते अब कुछ लोग हैं वो डे 35 तक पहुंचे हैं। वो बहुत अच्छा है, आप लिखो मत लिखो उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि आप कम से कम कंटिन्यूटी रखो और साथ साथ में शॉर्ट नोट बनाओ। और शॉर्ट नोट है वो आज मैं आपके लिए एक फॉर्मेट लेके आया हूँ कि किस तरीके से शॉर्ट नोट बनाए जा सकते हैं। हालांकि वो इतने अच्छे नहीं बने हैं। मैं 15 मिनट के अंदर मैंने किया है उसको। थोड़ा जैसे हाईलाइट वगैरह करना होता है या फिर कुछ वेन डायग्राम वगैरह बनाने होते हैं, वो सब मैंने उसके अंदर नहीं ऐड किए। बस जल्दीबाजी के अंदर मैंने प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं रखा। बस जल्दीबाजी के अंदर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीज़ें छोड़ने लायक होती हैं, क्या क्या करने लायक होती हैं। वो आप है ना एक मेंटेन करके चलो, और पीछे वाले जो चीज़ें हैं उनको वापस रिपीट ना हो। इसलिए हो सकता है प्री और मेंस को थोड़ा थोड़ा अलग करके कैसे चल सकते हो, इसके लिए अलग नोटबुक वगैरह वो सब हम आप देख सकते हो। मैं उस टाइम पे ही आपको बता दूंगा थोड़ा सा। तो चलो, आज ये लास्ट के अंदर होगा वैसे तो। ठीक है, तो चलो आज सेशन शुरू करते हैं अपन। देखो, आज ये पहला आर्टिकल है ना, ये कपास उत्पादकता मिशन मतलब कपास क्रांति से संबंधित है। उसकी जानकारी वगैरह दी गई है। तो आपको पता है कि कपास है तो ये खरीफ की फसल होती है। और ये रेगुर मृदा होती है, मतलब काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल होती है, यहाँ पे होती है। जैसे दक्कन का पठार हो गया या साउथ वाला रीजन है तो उस तरफ ज़्यादातर ये होती हैं। उसके अलावा दक्षिण राजस्थान वगैरह ये काफ़ी जगह दूसरी जो मृदाएं हैं उसके अंदर भी थोड़ी बहुत पाई जा सकती है, लेकिन स्पेशली ये काली मृदा इसके लिए सर्वोत्तम होती है। उसके अलावा ये इसको क्या है कि 210 दिन होते हैं, ये पाला रहित चाहिए होते हैं, मतलब धूप के दिन होते हैं वो 210 दिन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो एक आप ये चीज पता लगा सकते हो। उसके अलावा जैसे कपास के अंदर आपको निर्यात वगैरह बढ़ाना, वस्त्र उद्योग को अच्छा करना, इस सब के लिए कपास क्रांति है। तो उसको शुरू किया गया था। और अब ये है कि उपराष्ट्रपति ने है ना, ये मिशन है अभी किया जा रहा है, ये मिशन है। तो इसके लिए है ना मतलब एक विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं इसके मिशन के अंदर। तो देखो, पहली बात तो इसके 3 प्रमुख घटक हैं। ये आप देख लो कि भाई आप उत्पादकता के अंदर वृद्धि करोगे, जैसे मतलब अनुसंधान कर लिया, आधुनिक प्रौद्योगिकी वगैरह, बीज वगैरह अच्छे, जो जेनेटिक जीएम फसल है, बीटी कॉटन है जैसे, तो उन सब का यूज में ले लिया। तो इन सब बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपना के कपास की प्रति एकड़ उपज के अंदर ना सुधार करने के लिए एक प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर उसके बाद में गुणवत्ता के लिए, कि उसकी कपास की गुणवत्ता अच्छी हो सके, जैसे मतलब उसका फॉर्म वगैरह ये अच्छा हो, उसकी सफाई हो, वाइट अच्छा हो। इसके इसके लिए क्या है, कस्तूरी कपास प्रमाणन। कस्तूरी कपास प्रमाणन है, ये एक ब्रांड है इंडियन का, इंडिया का ही है। और ये मतलब एक ब्रांड के तहत ही है ना, अच्छे जो कपास है उसके लिए प्रमाणन मिल जाता है ये। ठीक है, उसके अलावा किसान कपास ऐप हो गया, ये भी है। तो अब ये देखो, दूसरा है कि पहला उत्पादकता, गुणवत्ता, फिर नवाचार और स्थिरता। कि मतलब वस्त्र निर्माण के अंदर नवाचार वगैरह को बढ़ाने के लिए आधुनिक जो प्राकृतिक रेशे हैं तो उनको भी यूज में लिया जा सके, उससे कपास का कैसे यूज में लिया जा सकता है, तो उसके लिए नवाचार और स्थिरता, ये 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो कपास उत्पाद का मिशन का महत्व वगैरह आपको पता है कि भाई प्रौद्योगिकी आ जाएगी, प्रतिस्पर्धा होगी, मांग होगी, जागरूकता होगी, ये सब है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं, वो आप कैसे भी लिख सकते हो। ये हमारे 2 कोर्सेज चल रहे हैं, हिंदी लिटरेचर का है और एक जीएस ऑप्शनल का है, जीएस का है। और ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर हो ही गया। तो जीएस के बारे में धर्मेंद्र जाखड़ सर हैं तो वो करवा रहे हैं, और उसमें 1 2 3 4 तो है ही, उसके साथ में ऐसे भी है। और आपको पता है एथिक्स और ऐसे में उनके बेस्ट आंसर आंसर लिखे हुए थे, उनके बेस्ट नंबर भी आए हुए हैं। उनकी शैली बहुत अच्छी है, आपको गाइडेंस है, तो वो ऑडियो फीडबैक के द्वारा अलग अलग तरीके से, मतलब फोन पे बात नहीं है, बस आप मैसेज के थ्रू, ऑडियो फीडबैक के थ्रू आप है ना बातें कर सकते हो। आपको कोई डाउट है तो वो सब पूछ सकते हो, आप ये कोर्सेज के अंदर जाके देख सकते हो। आपको पता है कि उन्होंने 4 इंटरव्यू दिए हैं। और जो श्याम सर हैं उन्होंने भी इस बार सिलेक्शन लिया है हिंदी लिटरेचर से, उनके उनके 269 नंबर है ना। तो चलो आगे देखो, अगला आर्टिकल है ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा और भारत इंडोनेशिया संयुक्त वक्तव्य। मतलब प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया की यात्रा पे गए हुए हैं। अब देखो, ये सवांग पोर्ट है। ठीक है, ये वैसे पीछे दे रखा है, लेकिन यहाँ पे मुझे जगह लगी तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। तो सवांग पोर्ट है, यहाँ पे है ना भारत कुछ विनिर्माण वगैरह, निर्माण वगैरह ऐसे करना चाह रहा है कि भाई यहाँ पे हमारा जो अंडमान निकोबार है और ये सवांग है तो हम पास में है। और स्टेट ऑफ मलक्का है तो इसके भी ये पास में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है सवांग। तो ये आपको पता होना चाहिए। मतलब आप आईआर के अंदर जैसे पॉलिसी वगैरह, जैसे मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए क्या क्या चीजें कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप सवांग पोर्ट को ऐड कर सकते हो वहां पे। तो देखो, रक्षा और समुद्री अलग अलग जॉइंट वक्तव्य है, तो उसके अंदर इंडोनेशिया के साथ में अलग अलग चीज़ों के साथ में वो हुआ है, मतलब कोलेब्रेशन हुआ है, उनको समझौते हुए हैं, तो वो सब इसके अंदर दे रखे हैं।
तो मिसाइल सहयोग है, देखो ब्रह्मोस है, और हवा से हवा एयर टू एयर मिसाइल है, तो उन सब के लिए समझौता हुआ है। फिर IFC IOR है, ये सेंटर है इंडियन ओशन रीजन के लिए, जैसे मतलब उन शांति और सुरक्षा के लिए इंडियन ओशन रीजन के अंदर, तो ये गुड़गांव के अंदर है इसका। तो उसके अंदर क्या है कि इंडोनेशियाई संपर्क अधिकारी है, उनकी नियुक्ति यहाँ पे की जाएगी, तो इसके लिए हो गया। फिर सबांग पोर्ट है, तो उसके लिए क्या है, कनेक्टिविटी विकास के लिए भारत ने ना अपनी रुचि दिखाई है इसमें। फिर तटरक्षक बल है, तो वो भी इसके अंदर शामिल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद में विजन तालमेल है, जैसे इंडोनेशिया AMS, जैसे भारत का विजन है कि 2047 तक विकसित भारत बनना है, उसी तरीके से इंडोनेशिया का भी विजन है, इंडोनेशिया AMS 2045 तक। तो इन दोनों के बीच में आर्थिक सहमति बनी है कि हम दोनों कोलैबोरेट करेंगे आर्थिक क्षेत्र के अंदर, ये हो गए। फिर डिजिटल भुगतान है कि QR कोड वगैरह है, तो उसके अंदर हम हेल्प करेंगे, या फिर वन टाइम पेमेंट वगैरह होता है उसको ना आसान बनाएंगे, मतलब स्थानीय मुद्रा है उसको लेन देन को आसान बनाएंगे। फिर डिजिटल व्यापार के लिए क्या है कि जैसे मतलब अपने यहाँ पे ONDC है, उसी तरीके से इंडोनेशिया है, तो उसके अंदर इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क है, इसकी शुभारंभ किया गया है। अब गगनयान वगैरह ये है, मतलब जो साइंस टेक है या फिर ना पर्यावरण के लिए क्या क्या कर रहे हैं, गगनयान मिशन है, उसके अंदर इंडोनेशिया ने कुछ भागीदारी दिखाई है। बस इतना ही ध्यान रखना है हमें, ये नहीं ध्यान रखना है ट्रैकिंग वगैरह समर्थन दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्पेस पोर्ट है, इंडोनेशिया में स्पेस पोर्ट है, तो उससे संबंधित सहयोग परियोजना में सहयोग कर रहा है भारत। तो उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण के लिए, जैसे इंडोनेशिया की एक पहल है ये विश्व मैंग्रोव केंद्र, ठीक है, तो इसके लिए भी समर्थन दिया है। बाद में ये IBC है, ये भारत का है, ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आपको पता है, तो ये भारत का इनिशिएटिव है, तो इसके अंदर शामिल होने का प्रस्तावना भारत ने इंडोनेशिया को दिया है, और इंडोनेशिया का समर्थन है, ये केंद्र है, ये इंडोनेशिया के अंदर, इसके है ना इसके लिए भागीदारी को समर्थन को मतलब इन्होंने मंजूरी दी है भारत ने। फिर एक प्रम्बानन मंदिर, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसके बारे में प्री के अंदर अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि ये कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, WHS है, और ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 9वीं शताब्दी के अंदर बना था, पहली बात तो ये आप देख लेना। फिर मतलब तीनों भगवान है, मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश है, शायद तीनों के लिए त्रिमूर्ति टाइप में है ना इसके मंदिर है। वैसे तो ये कोई नहीं पूछता वैसे, ठीक है, लेकिन आपको ये बताना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये इंडोनेशिया के अंदर है। फिर टैगोर देवंतरा वर्ष, मतलब कि टैगोर हैं तो 1927 के अंदर वहां पे इंडोनेशिया में गए थे, तो उसके लिए है ना 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके लिए ये वर्ष हम मना रहे हैं। ये मतलब सांस्कृतिक कोलेब्रेशन क्या है हमारा इनके साथ में, तो उसके लिए है। फिर IIM का कैंपस है, तो बेंगलुरु का IIM का कैंपस है, वो वहां पे खुल रहा है। फिर नालंदा कॉपर प्लेट है, ठीक है, तो इसमें ताम्रपत्र वगैरह है, ये मिले हैं, तो उन्होंने प्रतिकृति भेंट की है इसको। फिर ग्लोबल जो मतलब IR से रिलेटेड क्या क्या चीजें की है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता है ना, अभी इसका सपोर्ट कर रहा है कि 2027 की जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है, तो अभी तो इस बार तो भारत कर रहा है, अगले साल है तो वो इंडोनेशिया करे, इसके लिए समर्थन दिया है भारत ने। फिर UNSC में सुधार के लिए इंडोनेशिया के ने कहा है कि भाई भारत है तो वो इसका स्थायी सदस्यता है वो भारत को दी जानी चाहिए, तो उन्होंने हेल्प की है, मतलब अस्थायी मतलब स्थायी तौर पर है ना सदस्यता दी जाए, तो इसके लिए हो गया। फिर समर्थन दिया है। फिर त्रिपक्षीय तंत्र, जैसे भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये त्रिपक्षीय सहयोग है कि मतलब हिंद महासागर है तो उसके अंदर एक शांति और स्थिरता बनी रहे, उसके लिए त्रिपक्षीय सहयोग है, तो उसके लिए भी मैकेनिज्म के लिए भी है ना भारत साथ में आया है। तो ये सारी चीजें हैं, तो भारत और इंडोनेशिया के बारे में है। आप शॉर्ट नोट के अंदर अलग तरीके से लिख सकते हो, मैंने लिख रखा है। तो ये अगला आर्टिकल है ना, ये हाँ ये इसी में ही है, इंडोनेशिया है तो उनका सर्वोच्च सम्मान है ये बितांग आदिपूर्ण, बितांग आदिपूर्ण है, इसको आप नोट कर लेना कि ये इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, और ये प्रधानमंत्री जी को मिला है। अब देखो ये अगला आर्टिकल है ना, प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, PGI है, ये एक स्टेट के लिए निकलता है और एक डिस्ट्रिक्ट के लिए भी निकलता है, तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग अलग निकलता है। और ये मतलब जो मतलब एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होता है तो वो कितना है, वो सारी चीजें इसके अंदर दे रखी हैं। तो हमें क्या है कि इसके अंदर मेंस के लिए निकालना है, सिर्फ प्री के लिए इसमें ज्यादा ज्यादा नहीं होगा। नहीं, ये तो इसके अंदर प्री की चीजें भी आएंगी काफी सारी, गलत बोल रहा हूं मैं। देखो शिक्षा और साक्षरता विभाग, इन्होंने ना नोडल विभाग है, तो इन्होंने किया है, शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है ये, तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है। फिर उसके बाद में संरचना क्या है कि देखो पहली बात तो है कि ये प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक है स्टेट वाला, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो स्टेट वाले के अंदर क्या होता है, 70 संकेतक होते हैं और 100 अंक के ना 100 अंक दिए जाते हैं, हर एक राज्य को अलग अलग अंक मिलेंगे उस आधार पे। और 2 श्रेणियां होती हैं जिसमें एक तो परिणाम आधारित होती है, और एक शासन और प्रबंधन वहां पे कैसा है कि मतलब आपका रिजल्ट कैसा रहा, और उसके अलावा शासन और प्रशासन है तो वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये 2 तो मुख्य श्रेणियां हो गई, और फिर उसके अंदर 6 डोमेन में बांट दिया उनको।
तो 6 डोमेन कौन कौन से हैं वो सिर्फ आपको गो थ्रू करना है, ज्यादा रट्टा नहीं लगाना है इनका। अधिगम परिणाम और गुणवत्ता, पहुंच कितनी है, अवसंरचना और सुविधाएं कितनी है, समानता है या नहीं है स्त्री और पुरुषों में, बच्चों और छात्रों और छात्राओं में। फिर शासन प्रक्रियाएं कैसी हैं, शिक्षक और शिक्षा प्रशिक्षण किस तरीके से दिया जा रहा है, कि शिक्षक को शिक्षा का प्रशिक्षण अच्छे से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। तो आंकड़ों के स्रोत, जैसे मतलब अलग अलग जगह से आंकड़े लिए हैं, उनके लिए क्या है कि एक तो ये यूडीआई ऐसी, ये एकीकृत जिला सूचना प्रणाली फॉर एजुकेशन प्लस है, ये हर साल लॉन्च होता है। फिर पारक है, फिर राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 है। इस तरीके से पोषण पोर्टल, प्रबंध पोर्टल, विद्यांजलि पोर्टल, ये सब है। तो यहाँ से है ना डाटा एकत्रित किया गया है, इसको बस एक बार देखना है आपको, ज्यादा इसको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो इसमें मतलब आपको ये जो संकेतक वगैरह है या दो डोमेन वगैरह, 6 ये डोमेन हो गए, 2 श्रेणियां हो गई, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। यहाँ से क्वेश्चन है ना प्री के अंदर पूछा जा सकता है, मेंस के लिए नहीं है ये बिल्कुल भी, ठीक है। वो मैंने गलती से बोल दिया था। तो 70 संकेतक देखो, अब है डिस्ट्रिक्ट वाला, डिस्ट्रिक्ट वाले में 70 सेम है, वहां पे 1000 थे तो यहाँ पे 600 अंक हो गए। फिर 6 श्रेणियां हैं इसके अंदर, कौन कौन सी, परिणाम हो गया, प्रभावी कक्षा संचालन, वहां पे क्या थी, 2 श्रेणियां थी। और वहां पे 6 डोमेन थे, यहाँ पे 11 डोमेन हो गए। बस इतना ही याद रखना है, इसके अंदर है ना डीप के अंदर नहीं जाना बस आपको, ठीक है। अब प्रमुख डोमेन वगैरह कौन से हैं वो ध्यान नहीं रखना है, मतलब डिजिटल शिक्षा कैसी है एक एक बार है ना आप देख लेना, ज्यादा है ना नोट डाउन नहीं करना है। तो इसमें अधिगम परिणाम हो गया कि मतलब आप है ना सीख रहे हो कितना हो, फिर उसकी गुणवत्ता कितनी है, और डिजिटल शिक्षा है या नहीं है, शिक्षक उपलब्ध हैं या नहीं है, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है वो कितना है, ये सारी चीजें इसके अंदर डोमेन के अंदर आती हैं। और आंकड़ों के स्रोत हैं वो सेम ही है, जो पीछे वाले आंकड़ों के स्रोत थे सेम ही है। तो इस तरीके से हमने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है वो दोनों देख लिए, स्टेट की और डिस्ट्रिक्ट की दोनों देख लिए। उसके अंदर सिर्फ आपको जो रेटिंग वगैरह है वो सब ध्यान रखनी है, मतलब किस तरीके से दी जाती है। अब अगला आर्टिकल है ये यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट, ये यूडीआई, ये यहाँ लिखा हुआ है यूडीआई एससी प्लस, जो हमने देखा था कि उसमें डेटा वगैरह यहाँ से लिया जाता था, ये 2025-26 है। तो उसके लिए स्कूल एजुकेशन के अंदर ना ये डेटा है, ये मेंस के लिए है, ये मेंस के लिए है। तो इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ आपको जो एजुकेशन से संबंधित डेटा है ना उनका पता होना चाहिए कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा वो शिक्षक हैं, तो वो इसके अंदर आते हैं, मतलब भारत के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षक हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरा है कि मतलब टीचर और स्टूडेंट रेशियो है, तो वो क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें 30:1 के बारे में कहा गया था, ठीक है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में है ये, सॉरी। तो ये इसमें 10 तो हम पहुंच चुके हैं, मतलब जो छोटे वाले स्तर है वहां पे ना 10 तक पहुंच चुके हैं, और माध्यमिक स्तर है वहां पे 21 तक हम पहुंच चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा है ये, जो हमने हमारा टारगेट था उससे भी अच्छा है। फिर नामांकन और ड्रॉप आउट रेट कितनी है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है ना वो 71.7% हो गया है, कि मतलब जो बच्चे एनरोल करते हैं कुल आगे जाके वापस ड्रॉप आउट नहीं करते हैं, तो वो सब है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। अब माध्यमिक स्तर पे है ये, कि मतलब जो 10th तक है ना, 10th तक तो पढ़ाई की है, फिर उसके बाद में कितने लोग पढ़ रहे हैं, तो वो है 71.7। फिर बुनियादी ढांचा है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो वो लगभग 70-80% तक पहुंच चुका है। फिर उसके बाद में महिला भागीदारी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि महिला भागीदारी है, जो शिक्षक महिलाएं हैं वो देखो 54% है, मतलब ज्यादा है पुरुषों से भी। और जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, तो उनका नामांकन है वो 48% है, लगभग 50% हो चुका है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, इसको मेंस के लिए ही लिखना है, वैसे नहीं लिखना है इसको। अब देखो अगला आर्टिकल है ना, ये मिजोरम के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत 21वें निर्दिष्ट भंडार के रूप में। अब इसमें क्या है कि प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है, इसको जो मिजोरम के अंदर है इसको प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय भारत का 21वां निर्दिष्ट भंडार, मतलब डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी है, तो ये घोषित किया गया है। तो ये देखो पहली बात तो मिजोरम के अंदर है, और यहाँ पे क्या है कि ये मिजोरम है नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट है जो लगभग ये मिजोरम वाला जो पार्ट हो गया, ये जो इंडिया और बर्मा का जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो उसका हिस्सा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है वो मौजूद है, जैसे पशु पक्षी हो गए, या फिर जो फसलें हो गई, या फिर उसके अलावा जो पेड़ पौधे हो गए, ये सारी चीज़ें हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती हैं। और इनकी अलग अलग जो उपज है, या मतलब वहाँ के जो है ना फ्लोरा और फोना है, तो उनको क्या है कि संरक्षित करने के लिए ये संग्रहालय टाइप में ये बनाया गया है। और ये किसके तहत बना है, जैविक विविधता अधिनियम 2002, और उसकी धारा कौन सी, 39। ये बस ध्यान रखना है कि ये 39 धारा है, ये आप ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा भारत बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट है, इसका पार्ट हो गया। अब ये क्या है कि यहाँ पे देखो एक स्थानिक उभयचर लेप्रोबाचेला तामदिल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पीटी के अंदर है ना आपको अलग से पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ का है, पहली बात तो मिजोरम का है। फिर ये क्या है कि एक यहाँ पे लिखा होगा शायद, ये स्थानिक उभयचर है, ठीक है। तो मतलब वहां का एक उभयचर प्राणी है ये, ठीक है। फिर
एक्सी टू की तरह तरह है ना, इसको जैव विविधता संरक्षण किया जाएगा। एक्सी टू और इंसी टू, आपको पता है कि एक्सी टू मतलब दूसरी जगह ले जाके, संग्रहालय है तो उसके अंदर ले जाके इनको संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सी टू हो गया। तो बस इसमें इतना ही देखना था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक वो पीटी के लिए ये वाली चीज याद रखनी थी मेनली। और ये धारा याद रखना चाहो तो रख लो, बाकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो अगला अवार्ड ये है कि ये नर्मदा अवार्ड है, इसके लाभार्थी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और एमपी, इनके बीच लंबित भुगतान है, तो वो निपटारा हो चुका है काफी साल पहले। जैसे नर्मदा एक ट्रिब्यूनल बना था 1900 1969 के अंदर। ये जो इंटर वाटर डिस्प्यूट होते हैं उसके लिए अलग से है ना एक ट्रिब्यूनल टाइप में ऐसे बनते हैं। तो ये 69 में बना था, और 1979 के अंदर है ना इसका डिसीजन आया था, और उसी को ही कहते हैं नर्मदा अवार्ड। ये डिसीजन आया था, उसी को ही नर्मदा अवार्ड कह देते हैं। तो ये नर्मदा अवार्ड है, तो इसके तहत क्या है कि अलग अलग जो राज्य थे, जैसे एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, तो इनको क्या है कि अलग अपना अपना जल या फिर जो बिजली है तो ये बांटने का है ना, ये एक प्रस्ताव तरीके से रखा गया था। लेकिन क्या है कि इसको माना नहीं गया, बाद में काफी सारे साल हो गए, तो इसके बीच में ना एक समझौता टाइप में नहीं बन पाया। लेकिन अब ये खत्म हो चुका है, मतलब इसकी इसमें समझौता हो चुका है, और जो भुगतान वगैरह थे उनको भी है ना एक मुश्त तरीके से निपटा दिया जाएगा अब। तो देखो पहली बात तो आपको महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और एमपी, इनके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो ये सरदार सरोवर परियोजना है, तो उसका हिस्सा है ये, और इसमें यहाँ का पानी है तो इन राज्यों के अंदर आना था। अब ये क्या है कि इससे क्या होगा, महत्व क्या होगा, जल ऊर्जा, कृषि, ये सब आपको पता है, राष्ट्रीय हित। अब इसके अंदर क्या है कि किसाऊ बांध परियोजना है, इसके बारे में बता रखा है। अब किसाऊ बांध परियोजना है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अपने आई थी कि जैसे उत्तर भारत के जो 6 राज्य हैं, मतलब उसके अंदर राजस्थान भी आता है, यूपी भी आता है, उसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड आएगा, और उसके बाद में पंजाब नहीं है इसके अंदर। हिमाचल, उत्तराखंड आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये 6 राज्य होंगे इसके अंदर। तो इनकी 90% है ना जो खर्चा है वो केंद्र सरकार देगी इसके अंदर। और ये किसाऊ है, ये मतलब उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में है ये। तो किसाऊ बांध परियोजना, इसका मुद्दे का भी समाधान हो चुका है, ये भी हमने देखा था। उसके अलावा कल ही हमने देखा है राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो यमुना नदी है उसका पानी का विवाद था, तो वो भी हो चुका है। तो ये क्या है कि सहकारी संवाद है। यदि ऐसा एग्जाम्पल आता है, मतलब कहीं क्वेश्चन आता है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आप ना इनको लिख सकते हो। जो मतलब एक तो ये वाला हो गया, और ये किसाऊ हो गया, उसके अलावा राजस्थान और हरियाणा का जो यमुना विवाद है, जो शेखावाटी के अंदर जा रहा है पानी, वो वाला। ठीक है, अब देखो ये आर्टिकल नैनो फोटोनिक उपकरण है, उनके निर्माण से संबंधित है कि प्रोग्रामेबल नैनो फोटोनिक उपकरण है तो उनका निर्माण किया जा सकता है। देखो अलग अलग जो मटेरियल होते हैं, धातुएं होती हैं, तो उनका प्रकाश ग्रहण करने की क्षमता है वो अलग अलग होती है, हर एक की सेम नहीं होती है। लेकिन क्या है कि उसके अंदर चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार जो उनकी फिक्स हो गई है, वैज्ञानिकों ने बता दिया कि भाई ये इसकी प्रकाश ग्रहण करने की क्षमता है, लेकिन वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये फिक्स होती है। लेकिन अब क्या है कि ये मानते थे ऐसा, लेकिन अब क्या है कि वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, भारतीय वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि टाइटेनियम नाइट्राइट है, ये धातु ली, और फिर इसके अंदर ना इसको स्ट्रेच किया, मतलब इसको बड़ा कर दिया, इसको TiN वापस लिख दिया मैंने। तो इसके अंदर क्या है कि प्रकाश की तरंगें हैं वो थोड़ा और समाहित हो सकती हैं। जो मतलब इसके अंदर जो जगह बन गई है बीच बीच में, इसके जो पोर खुल जाते हैं, जैसे आप किसी चीज को, रबड़ को खींचते हो, तो है ना उससे क्या है कि उसके पोर्स है, उसके जो होल हैं वो खुल जाते हैं। तो उससे क्या है कि उसको प्रकाश ग्रहण करने की क्षमता है वो ज्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने ये मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया है। और इससे क्या होगा कि जो नैनो फोटोनिक उपकरण है तो उनको भी प्रोग्राम किया जा सकता है। ये इन्होंने एक नया इनोवेशन किया है। तो और देख लेते हैं इसमें जो कीवर्ड है वो देख लेते हैं हम। अब देखो पहली बात तो आपको ये है कि यांत्रिक तनाव, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेन किया हमने, खींचा। फिर प्रकाशीय गुण है तो वो चेंज नहीं होते, लेकिन अब हो सकते हैं। ठीक है, ये बता रखा है। फिर टाइटेनियम नाइट्राइड का उपयोग किया, ये हो गया। अब नाइट्रोजन रिक्तियां हैं, नाइट्रोजन वैकेंसी, जैसे मतलब उसको खींचोगे तो नाइट्रोजन रिक्तियां हैं वो पैदा होंगी, और उससे क्या है कि इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं तो वो ना वो बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो बढ़ेगी। अब क्या है कि प्लाज्मा रेजोनेंस, उसको जो मतलब प्रकाश को फंसाने की जो क्षमता होती है ना, वो बढ़ जाएगी कुल मिला के, जब आप उसको खींचोगे। मतलब टाइटेनियम नाइट्राइड को है ना उन्होंने स्ट्रेन किया या यांत्रिक तनाव के द्वारा खींचा। तो इससे क्या है, इसको कहते हैं ब्लू शिफ्ट। मतलब पहले देखो डायग्राम यहाँ पे दे रखा है कि पहले क्या है कि सिर्फ इतना ही इसके अंदर प्रकाश जा सकता था। अब अच्छा ये पहले ये था, ठीक है, ये स्ट्रेन है, तो ये पहले इतना ही जा सकता था प्रकाश, अब है ना इसको इतना जा सकता है, ये उसको चेंज कर दिया गया है बस। ठीक है, यही बता रखा है। तो ठीक है, ये आपको है ना जो ब्लू शिफ्ट है इसके बारे में पता होना चाहिए कि ब्लू शिफ्ट क्या है। जो पहले स्ट्रेन से पहले और बाद का जो चेंज हुआ है ना, वो है ब्लू शिफ्ट। अब देखो ये अगला आर्टिकल है, ये कामराजार बंदरगाह।
कामराजार बंदरगाह है, तो इसको क्या है कि भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है, जिसकी है ना जो क्षमता है, मतलब एक जहाज है तो उसको है ना उसकी कैपेसिटी होती है कि मतलब उसके अंदर कितने वजन तक का जहाज है तो वो आ सकता है, वो तट की एक कैपेसिटी होती है। तो उसके अंदर जो कामराजार बंदरगाह है, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको एन्नानोर भी कहते हैं, एन्नोर कह दो, एनानोर कह दो। तो ये कहते हैं, ये मतलब जो चेन्नई के पास में अपना कोरोमंडल तट है, तो वहां पे है ना ये एन्नोर बंदरगाह है, और ये प्रमुख बंदरगाहों के अंदर आता है, जो हमारे 13 प्रमुख बंदरगाह हैं उसके अंदर ये आता है। और ये इसकी क्षमता है 18 मीटर ड्राफ्ट, मतलब इसके अंदर ड्रेजिंग वगैरह की गई है। ड्रेजिंग का मतलब होता है उसकी गाद वगैरह निकाल के उसको गहरा किया जाता है, तो ये इसके ड्रेजिंग किया गया है। तो इससे क्या है कि इसकी जो माल ढुलाई क्षमता है वो है ना वो ज्यादा हो चुकी है, कि मतलब जो भारी जो जहाज है वो भी है ना इस तट के ऊपर आ सकते हैं, ये है इसका। ठीक है, तो और देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। देखो डेटा वगैरह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस ये है कि ये मेंस के अंदर यूज में आ सकता है। मेरी टाइम अमृतकाल विजन है ना, यदि ये आए तो आप है ना इन बंदरगाहों का नाम लिखोगे। दूसरा, ये कैप साइज, ये कीवर्ड दे रखा है यहाँ पे। कैप साइज जहाजों को ना समायोजित कर सकता है। कैप साइज का मतलब होता है कि कुछ बहुत ज्यादा बड़े जहाज होते हैं, जो पनामा जो नहर हो गई या फिर स्वेज नहर हो गई, स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल, तो यहाँ से है ना वो नहीं निकल पाते। तो वो नहीं निकल पाएंगे, इसका मतलब है कि उनको बाहर से आना पड़ेगा, जो मतलब दक्षिण अफ्रीका का साउथ वाला एरिया है, जो इसको कैप ऑफ गुड होप या कैप टाउन टाइप में उस साइड से होके आना पड़ता है, तो इसलिए इनको कैप साइज कहा जाता है, कि मतलब बहुत बड़े हैं। तो ये बहुत बड़े जहाज हैं, वो भी ना यहाँ पे आ सकेंगे इससे। ठीक है, तो इसकी क्षमता है वो बढ़ गई है, बस इतना है। बाकी महत्व वगैरह ये सब आप देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ये लास्ट आर्टिकल है, ये राष्ट्रीय शैक्षणिक भंडार है, NAD, नेशनल एकेडमिक रिपोजिटरी है, डिपोजिटरी है। तो उससे संबंधित है, जैसे आपको पता है कि आपकी कुछ मार्कशीट वगैरह हो गई, या फिर कुछ अवार्ड वगैरह ये सब हो गए, या मार्कशीट के अलावा और भी जो मतलब स्कूल के, कॉलेज के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उनके लिए एक डिपोजिटरी है। तो वो जैसे मतलब जिस तरीके से हम डिजी लॉकर रखते हैं, उसी तरीके से जो शैक्षणिक वाले जो चीज़ें हैं वो डिजी लॉकर के अंदर ही एक सब पार्ट मान लो आप। तो ये है राष्ट्रीय शैक्षणिक भंडार है। तो इसके बारे में दे रखा है, वैसे हम कर चुके हैं इसको थोड़ा सा, जैसे अपार आईडी वाला रो हमने आर्टिकल किया था उसके अंदर कर लिया था, लेकिन एक दो चीजें मेरे को थोड़ी सी अलग लगी, तो इसलिए मैंने लिया है। देखो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी, इन दोनों ने मिलके इसको, नोडल एजेंसी है ये, ठीक है, इसने लॉन्च किया है, ये यूजीसी इसकी नोडल एजेंसी हो गई। अब इसके प्रमुख एकीकरण, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। देखो 2020 से एनएडी व्यवस्था है ना उसको डिजी लॉकर के माध्यम से ही लागू किया जा रहा है, ठीक है, कि डिजी लॉकर के अंदर ही आ जाता है। अपार और एबीसी, अपार के बारे में आपको पता है कि 12 अंकों की आईडी होती है अलग अलग स्टूडेंट की, और एबीसी ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, कि जैसे मतलब आप 100 पैसे हैं, इससे आपको डिग्री मिलेगी, लेकिन आपने मान लो कि 2 साल के अंदर ही ना वो डिग्री वाला 2 साल ही आपने पूरा किया, उसके बाद में आपने छोड़ दी, तो आपको 60 पैसे ही मिले। अब जैसे आपको 40 पैसे वापस कमाने हैं, तो आप 3-4 साल बाद में आके वापस है ना, ये उसके क्रेडिट वगैरह कमाना चाहते हो तो वापस आके आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो, तो इससे क्या है आपको 40 मिल जाएंगे, इस तरीके से आपको डिग्री पूरी हो जाएगी। तो ये है कि मतलब मल्टीपल आउट वापस जा सकते हो, वापस मल्टीपल इनपुट टाइप में, इस तरीके से है ये। तो ये क्रेडिट वगैरह बनता रहता है ये। तो ये हो गया। अब देखो इसके अंदर ये तो सारी चीजें आपको पता है। एक ई सनद है। ई सनद क्या है कि जैसे मतलब जो विदेश में जाने वाले छात्र हैं तो उनके कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उनके कुछ प्रमाण पत्र होते हैं, ये सारी चीजें उनको जरूरत होती है, उनकी ऑथेंटिकेट भी है ना उनको करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें ऑथेंटिकेट है तो यहाँ से हो सकती है ई सनद के द्वारा। ठीक है, तो जो विदेशों में शिक्षा या नौकरी की तलाश में जा रहे हैं ना उनके लिए ये। अब देखो कानूनी और विनियामक ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क क्या है। देखो आईटी एक्ट था ना 2002 का, तो इसने क्या है कि जैसे आप देखते हो कि कोई जो पुलिस वाला है तो वो जो डिजी लॉकर है तो उसको मानता नहीं है कि आपने डीएल यदि डिजी लॉकर पे दिखा दिया है तो आप वो मानता नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए वो एक्ट है कौन सा, ये आईटी एक्ट है 2000, इसके तहत है ना कानूनी मान्यता है उनको देखने का कि ये वो मान्य करेंगे इस चीज को कि आप डिजी लॉकर पे यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो, तो ये वाला एक्ट है। फिर डिजी लॉकर नियम 2016, तो ये सुनिश्चित करता है कि दस्तावेज केवल उपयोगकर्ता को स्पष्ट मंजूरी के साथ ही साझा किया जाए। ठीक है, कि मतलब उनकी मंजूरी के बिना साझा नहीं किया जाए। ये है डिजी लॉकर नियम बनाए थे सरकार ने। फिर राष्ट्रीय ई प्रमाणीकरण ढांचा, ये सुरक्षित पहचान और प्रमाणीकरण के उपलब्ध कराता है, ये कोई ज्यादा वैसे नहीं है। ठीक है, कि मतलब सुरक्षित पहचान वगैरह कराने के लिए वैसे है। अब देखो ये शॉर्ट नोट है, ये आप देख लो, 8 जुलाई के हैं। देखो पहले कपास क्रांति थी, इसके बारे में मैंने लिखा। इसी तरीके से आपको बनाना है ये इजी वे के अंदर, थोड़ा थोड़ा कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप हाईलाइट कर दो। जैसे कपास क्रांति है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं था कि उत्पादकता वृद्धि, गुणवत्ता और नवाचार, ये 3 चीजें थी। मतलब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कस्तूरी कपास प्रमाणन है, इसको लिख दिया मैंने। फिर इंडोनेशिया और इनके लिए अलग अलग सेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे देखो रक्षा है, रक्षा क्षेत्र के अंदर जैसे ब्रह्मोस है,
फिर उसके बाद में IFC IOR है, सबांग पोर्ट हो गया, फिर तटरक्षक बल हैं तो वो साथ में आ रहे हैं। तो मतलब मान लो मेंस के लिए, देखो मैंने ये मेंस के लिए अलग से लगाया है इसको, ये मेंस के लिए अलग से लगाया है, कुछ मेंस के लिए है तो उनको आप एम लिखो, और जैसे आपकी जो मेंस की बुकलेट है उसमें GS 1 2 3 4 टाइप में आपने बांट रखा है, तो वहां पे ले जाके ना इनको डाल दो सीधा, कि इंडिया और इंडोनेशिया के बारे में कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये सारी चीजें है ना, ये डालनी है, और उनका इतिहास वगैरह और वो सारी चीजें तो वो आपके नोट्स के अंदर पहले से मौजूद होनी चाहिए। तो देखो, बितांग आदिपूर्ण सम्मान, ये इनको दिया है। फिर अंतरिक्ष के अंदर क्या क्या कर रहे हो, पर्यावरण के अंदर क्या कर रहे हो, सांस्कृतिक IR, इन सब के अंदर क्या क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें मैंने लिख दी इसके अंदर। फिर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है ये 2.0। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, यही, वो सिर्फ उतना ही लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है। आंकड़े कहाँ से लिए हैं, बस डैश डैश लगा दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था तो इसलिए। अब ये वाला है तो ये मेंस के लिए है कि ये मतलब 10:1 है, 21:1 है, जैसे 30 अनुपात तो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर है, NEP नहीं है ये, शायद एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ही है, मैं श्योर नहीं हूँ। फिर ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बता दिया, ये सारी चीजें है ना। एक देखो ये वाला आर्टिकल था तो सिर्फ इसमें जो मिजोरम वाला आर्टिकल था तो उसमें सिर्फ मेरे को यही इंपॉर्टेंट लगा, तो इसको है ना मैंने इतना कर दिया। अब जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट, और ये आपको खुद है ना दिमाग लगाना है, क्योंकि आप जब तक जो PYQ है या सिलेबस है ये नहीं देखोगे तब तक है ना आप है ना ये सारी चीजें है ना इस तरीके से नहीं बना पाओगे, आप सारा कुछ लिख डालोगे। और मैंने एक दो बच्चे थे उनके आए थे नोट्स वगैरह, मैंने देखा कि उनके WhatsApp पे आए हुए थे, वो इतने अच्छे नहीं थे, आपको है ना थोड़ा और ठीक करना पड़ेगा इसको, ठीक है। लगभग ठीक था, आप मेहनत अच्छी कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा और शॉर्ट करो उनको, मतलब लैंग्वेज वगैरह और ये सारे है हार ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। और ये देखो आप 365 दिन है तो 365 पेज ही बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा कि भाई एक नोटबुक के अंदर है ना आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और उससे कम में भी हो सकता है, ये तो ज्यादा है, इसके रिपीट वाले जो चीजें हैं वो भी हट जाएंगी। अब जैसे नेशनल अकेडमी को डिपॉजिटरी है तो ये पहले आ चुका है, तो ये है ना ये मैं करवा चुका हूँ तो इसको मत लिखो, ठीक है। बस यही है। देखो कल वाले का आंसर B और C है, B और C। और ये दो क्वेश्चन है, इनको भी लिखना, करना आप, सॉल्व करना, एक ही है। ये दो मेंस के क्वेश्चन है, इंडिया इंडोनेशिया और हायर एजुकेशन, ठीक है। आज सेशन यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं, थैंक यू।